गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधरदास मुंदड़ा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th हिंदी विषय के अंतर्गत कृतिका बुक के अंतर्गत हम पाठ 2 पढ़ेंगे, मेरे संग की औरतें। और इसकी जो लेखिका है वह है मृदुला गर्ग जी। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम मृदुला गर्ग जी के बारे में जानेंगे। मृदुला गर्ग जी का जन्म सन 1938 में हुआ है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में MA अर्थशास्त्र किया। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन, कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। तो आगे मैं एक और कुछ बता देती हूँ इसके बारे में। यह जो पाठ है यह एक नए प्रकार की शैली में लिखा गया है और यह संस्मरणात्मक गद्य है, मतलब कि संस्मरणात्मक यादों से संबंधित है। यह परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, मतलब कि जो हम जी रहे हैं जिस तरीके से, अगर हम जीते जीते कोई दूसरी तरीके का हमारे दिमाग में आ जाए कि हम अपना जीवन इस प्रकार से जिएंगे, तो उससे हटकर हम कैसे जी सकते हैं। और यह पाठ ऐसी औरतों पर ही केंद्रित है, यह पाठ औरतों से संबंधित है, इसलिए इस पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें। आगे देखते हैं। मेरी एक नानी थी, यहाँ पे लेखिका बात कर रही है। जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मैंने माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी ने से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। मर्म मतलब रहस्य। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी मतलब जो पर्दा करती है, जिनके पति शादी के तुरंत बाद ही उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर भी कभी किया। उन्होंने कभी अपने पति को कुछ नहीं कहा। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ, मतलब कि लेखिका की माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर हो उठी। मुँहजोर मतलब बहुत बोलने वाली हो गई थी एकदम से। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिर वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को दीवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्मा बरदार से हो। फर्मा बरदार मतलब आज्ञाकारी, जो आज्ञाकारी होते हैं उनसे हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रही। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश
ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलनों में हिस्सा लेने के अपराध में IPS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया था, जब जिसकी जेब में पुश्तनी पैसा ढीला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके पे टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके सहाबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने को कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाए करते हम पे बल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब तैयार। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस तिस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने से में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादी या नानी उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न धारते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। सहाबी खानदान के रौब के अलावा
मेरी समझ में दो कारण आए थे। पहला था वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक ही गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घरवालों का आदर मिला हुआ था और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभाते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। मतलब लिखने के वाले लिखते थे वे। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रहती होती तो गनीमत रहती। पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, मतलब फजल का मतलब है ये अनुग्रह, उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएगी तो वे तीसरी दान कर देगी। जैन समाज में अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह करना की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उनका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढने न मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदसूर मतलब नियम से मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथातु बसता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ जाए कि 1 न 2 पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहे। माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धस कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़कर दूसरे में जा सोई। चोर बेचारा तमाम जुगराफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बूढ़ी पुरखिन जगह बदलेगी। खैर बुढ़ापे की नहीं ठहरी। चोर के दबे पाँव की आवट से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भरकर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी। एकदम यकीन न हुआ कि इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया।
हुआ करें। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइए, हाथ रगड़ कर धो लीजिए और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगे, कहा ना रगड़ कर धो लीजिए। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा, कुएं पर देख लिया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती, बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भलमानुस बूढ़ा लगा। मुझे डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कही या जीवाणु का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी और दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। तो बच्चों, आज हमने मेरे संग की औरतें अध्याय पढ़ा है। इसके अंतर्गत हमने आधा पाठ पढ़ा है, आधा पाठ हम अगले वीडियो में रहेंगे। ओके।